हाय लर्नर, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आधुनिक काल की महा मैराथन लेकर आए हैं, जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हैं, जिसमें 2020 से 2025 के हमने क्वेश्चंस रखे हैं। तो स्टूडेंट, ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपकी तैयारी है वो बेहतर बनेगी और आप अपना कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का महसूस करेंगे। तो इस क्लास को पूरा देखना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है उसकी हम वीडियो जो बना रहे हैं आपके लिए, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कई बार सत्य भी आता है और कई बार असत्य भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये सत्य पूछा है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। डी, भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। या फिर ई, उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। तो स्टूडेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय और जो जनवादी तत्व थे उनको प्रतिष्ठित किया, ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन बी, उन्होंने पत्रिकाओं में जो आधुनिक कहानी है उसका प्रकाशन किया। तो उस समय आधुनिक कहानी का प्रकाशन उनकी पत्रिकाओं में नहीं होता था, सिर्फ जनवादी तत्व ही उन्होंने शामिल किए थे। ऑप्शन सी, भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, ये बिल्कुल सही है। उस समय जो उनकी रचनाएं थी उसमें उन्होंने खड़ी बोली को ही शामिल किया था। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल। जो उनके प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन हैं, जो उनके साथ के जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, तो उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया था, बिल्कुल किया था। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया, तो ये सही नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली में काव्य नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर गद्य जो साहित्य है, जो गद्यांश है, उन पर लेखन किया था। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट हियर। यहाँ पे खड़ी बोली गद्य को साहित्यिक रूप दिया है, राष्ट्रीय जनवादी तत्व स्थापित किए हैं और हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहन किया है। ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ भारत पात्र के संवाद से होता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। ऑप्शन सी, इसमें ब्रिटिश शासन की आलोचना है। या फिर ऑप्शन डी, अंत में भारत भाग्य पात्र आशा का संदेश देता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हैं यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये जो भारत दुर्दशा है ये 1875 में लिखा गया है। ये एक राजनीतिक नाटक है। इसमें औपनिवेशिक मीन्स जो उस समय हम पर जिसने शासन किया था उसकी आलोचना है, और अंत में भारत भाग्य आशा भी जगाता है। ये नेट 2021 का आपका क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है ये। प्रश्न नंबर 3 है, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पर इसलिए प्रेशर दे रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं। पहला है हमारा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में लिखा गया है। दूसरा, इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा प्रसिद्ध पंक्ति है। तीसरा, यह व्यंग्यात्मक नाटक है। इसका मुख्य पात्र राजा है जो न्याय का प्रतीक है। तो इसमें कौन सा असत्य पूछा है? तो यह नाटक 1881 में लिखा है, बिल्कुल सही है। इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा प्रसिद्ध पंक्ति है, बिल्कुल सही है। यह व्यंग्यात्मक नाटक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो मुख्य पात्र राजा है वो न्याय का प्रतीक नहीं, अन्याय का प्रतीक है। आपने भी यह नाटक पढ़ा होगा, तो यह अन्याय का प्रतीक है। तो इसमें अन्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है, जो सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य है। तो ये आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी है? ऑप्शन 1 खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रिज या ऑप्शन डी उर्दू। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। तो कवियों की भाषा, कवियों के बारे में पूछा है, तो पद्य होगा। तो पद्य कौन सी भाषा में है? ब्रिज भाषा में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। खड़ी में क्या लिखा उन्होंने? खड़ी बोली में उन्होंने गद्य लिखा है और पद्य को लिखा है उन्होंने ब्रिज में। अवधि उस समय यूज नहीं होती थी, अवधि आपकी भक्ति काल की है। उर्दू तो प्रचलन में थी, लेकिन उसमें उर्दू भाषा में लिखते नहीं थी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा ही उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो काव्य ब्रज में है, गद्य खड़ी बोली में लिखा है। ये नवजागरण का युग है आपका, आपको अच्छे से पता है इस बात का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीवाईक्यूज किए हैं 3 से 4। इसमें हमने 2 पीवाईक्यूज
2021 और 2025 में आए हुए इंटरलेटेड हैं, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं MCQs प्लस PYQs आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से ध्यान में पढ़कर अच्छे से समझकर जाना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? पहला है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है अंबिका दत्त व्यास। तो आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा, स्टूडेंट ने प्रिपरेशन किया है तो महादेवी वर्मा आपकी छायावादी रचनाकार रही हैं, छायावादी कवियत्री रही हैं, तो ये आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है आपका, महादेवी वर्मा छायावाद की है, भारतेंदु युग की नहीं है। प्रश्न 6, प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक हैं? तो स्टूडेंट ये पत्रिका वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको ध्यान में रखकर जाना है। तो प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन पहला है हिंदी प्रदीप, जो 1877 में है। ये मैंने एडिशनल आपके लिए नॉलेज डाली है क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस के लिए। ब्राह्मण 1883, कवि वचन सुधा या फिर 4th हरिश्चंद्र मैगजीन। तो प्रताप नारायण मिश्र की कविता है वो ब्राह्मण है, जो 1883 ईस्वी में लिखी गई है, कानपुर से इसका प्रकाशन हुआ है। और हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट की है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और हरिश्चंद्र मैगजीन आपकी 1873 में लिखी गई है। ये दोनों आपकी भारतेंदु की रचनाएं हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना। पत्रिका है ये, पत्रिका ये बहुत बार एग्जाम में आती है, इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है या सीरीज से भी पूछ सकते हैं इनको, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 7वां है, असर्शन और रीजन है, तर्क और कारण भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी और राष्ट्रवाद का साथ दिया। ठीक है, इसका रीजन क्या था? वे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, अधीन तो बिल्कुल थे, लेकिन स्वदेशी चेतना भी जगाते थे। तो पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा कि ब्रिटिश राज के प्रति वफादार भी रहे थे और राष्ट्रवाद भी उनके साथ चला था। और उन्होंने क्या, ब्रिटिश शासन के अधीन थे, औपनिवेशिक शासन ब्रिटिश का था, लेकिन वो स्वदेशी चेतना को भी जगाना चाहते थे। तो ऑप्शन ए और दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 8वां, ब्राह्मण 1883 पत्रिका के संपादक कौन थे? अभी पीछे भी हम पढ़कर आए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ब्राह्मण पत्रिका हमारी 1883 में प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की हमने पीछे पढ़ा था ये रचना, गणेश शंकर भी और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी हमने पढ़ी है। तो ये हिंदी प्रदीप है हमारी बालकृष्ण भट्ट की, और भारतेंदु मंडल के हैं ये, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है, और ये ब्राह्मण है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ये एडिशनल नॉलेज के लिए है हिंदी प्रदीप वाली। प्रश्न 9वां है, भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कौन से कथन सही है? पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 1875 में है, भारत दुर्दशा 1875 में लिखा गया है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, इसमें औपनिवेशिक शासन की आलोचना है, और यह पात्र भारत, मुख्य पात्र इसका क्या है, भारत भाग्य है। तो देखिए, भारत दुर्दशा नाटक 1875 में है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, इसमें औपनिवेशिक शासन की आलोचना है, और मुख्य पात्र भारत भाग्य। ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उस समय हमारी जो हम ब्रिटिश के अधीन थे, जो हमारी दयनीय दशा थी, उसका भी चित्रण किया है, और ये जो भारत भाग्य ये इसका इंपॉर्टेंट पात्र है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता सिद्ध कर दी है। ये कोटेशन दी गई है स्टूडेंट्स। यह कथन किस रचना के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये कथन दिया गया है, आपको बताना है किस रचना के लिए उन्होंने दिया है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी भारत भारती या ऑप्शन डी कामायनी। तो साकेत आपका 1912 ईस्वी में है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। फिर आपका प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में है, हिंदी का पहला महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। भारत भारती आपका साकेत 1931 के स्टूडेंट, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है। भारत भारती 1912 ईस्वी में है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत है तो गुप्त का, लेकिन सन मैंने गलत लिख दिया था। भारत भारती 1912 में गुप्त का है, और कामायनी 1936 ईस्वी में आपकी प्रसाद की है। तो यहाँ पर ये वाली बात आपका 3 भारत भारती के लिए लिखा है,
रामचंद्र शुक्ल ने कि इनकी जो खड़ी बोली की इन्होंने जो भारत भारती लिखी है वो इतनी प्रसिद्ध है कि खड़ी बोली की सबसे अच्छी रचना माना है। ये किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने भारत भारती को माना है। और भारत भारती 1912 में लिखा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये वाला। प्रश्न नंबर 11 है, महाकाव्य हैं और पंक्तियां हैं। महाकाव्य लिखे गए हैं और पंक्तियां लिखी गई हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दूसरा है, अधिकार खोकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। तीसरा, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। चौथा, मृत्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं। अभी आपके पास सूची दूसरी है जिसमें उर्वशी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है या भारत भारती है। तो आपको मिलान करना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, आपका 3 वाला। 3 मीन्स प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की 1914 ईस्वी में महाकाव्य है। आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके टेस्ट होते हैं जो स्टेट लेवल के, उनमें भी बहुत बार आता है, टीजीटी पीजीटी का, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। अधिकार खोकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है, ये आपका भारत भारती का है। भारत भारती किसने लिखी? गुप्त ने लिखी है। और इसका रचना का इसमें समय क्या है? 1912 ईस्वी है इसका। उसके बाद है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, ये आपकी साकेत की है। साकेत में उर्वशी जो उसकी लक्ष्मण की पत्नी होती है ना, उसके ऊपर लिखा गया। साकेत अयोध्या की जो रचना है उसके बारे में बताया गया है। और साकेत आपका 1931 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद मृत्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, ये हमारी उर्वशी है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है और 1961 में लिखी गई है। और 1962 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अकादमी पुरस्कार आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो हमारा 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास अयोध्या की है, हरियोद की है, सॉरी, 1914 में लिखा गया है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का 1912 में लिखा गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की 1931 में लिखी गई है। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की 1961 में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 12वां, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है केवल ब्रजभाषा का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली का परिमार्जन एवं मानकीकरण। तीसरा ऑप्शन है केवल छायावादी काव्य शैली। या चौथा है केवल प्रगतिवादी विचारधारा। तो केवल जहाँ पे आता है स्टूडेंट वो आपको एलिमिनेट कर देना है। जहाँ पर भी आपको केवल केवल दिखे तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, खड़ी बोली का परिमार्जन एवं मानकीकरण। तो जब द्विवेदी युग की बात करते हैं तो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके स्थापक रहे हैं। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया है, 1903 ईस्वी में किया है। वैसे सरस्वती पत्रिका 1900 में बनी थी, लेकिन 1903 में इन्होंने इसका संपादन किया है और द्विवेदी युग की स्थापना भी की है। और इन्होंने इतनी अच्छी रचनाओं को शामिल किया है, बोली में सुधार किया है, परिमार्जन किया है, मानकीकरण किया है, व्याकरण पर ध्यान दिया है। इसीलिए बोलते हैं कि द्विवेदी युग अपने आप में ही महत्व रखता है। तो खड़ी बोली का जो परिमार्जन है और मानकीकरण है वो द्विवेदी युग में हुआ है। और इसका द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ही मुख्य हैं। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद को किस उपाधि से जाना जाता है? सब कवियों को मोस्टली उपाधि दी गई है। तो राष्ट्रकवि हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। कवि सम्राट, इनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। आधुनिक छायावादी कवि आपके ये होते हैं ना, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये वाले हैं। प्रगतिवादी हमारे जो नागार्जुन है, मैथिली शरण है, नहीं नागार्जुन है, केदारनाथ है, ये आपके प्रगतिवादी कवि हो जाते हैं। तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को, और इन्हें सूरदास भी बोला गया। स्टूडेंट एक और एडिशन आपके लिए नॉलेज में डाल देती हूँ मैं, सूरदास भी इनको हिंदी में बोला जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पहला है साकेत, दूसरा प्रिय प्रवास, तीसरा कामायनी और या चौथा भरत भारती। तो ये प्रिय प्रवास है, 1914 ईस्वी में लिखा गया है। महाकाव्य है हिंदी का पहला, हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला। खड़ी बोली का है, इसमें 17 सर्ग काफी इंपॉर्टेंट है, सर्ग बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास पर आधारित ये रचना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। 15वां प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम बताइए। 84 वैष्णव की वार्ता 16वीं सदी की रचना है और ये लिखी गई है गोकुलनाथ की। तो गोकुलनाथ इसके राइटर हो जाएंगे, नाभादास हैं और नंददास हैं, सूरदास सूरसागर है। नंददास का आपके काफ़ी रचनाएं हैं, नाभादास की भी हैं, अष्टयाम है, नंद की भी अष्टयाम है।
तो ये आपके 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? स्वामी गोकुलनाथ का 84 वैष्णव की वार्ता 16वीं सदी का है। ओंकार शब्द राम मनोहर लोहिया या जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, या तेज बहादुर चौधरी अग्नि सेतु 1976 में लिखा गया है, या भारतेंदु की सूक्ष्वी संकीर्तन। तो इनको आपको सही मिलाना है। तो सही में हमारा स्वामी गोकुलनाथ ए सही हो जाएगा, ओंकारनाथ बी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया है, और जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, ये तीनों ए बी सी ये उल्टा पुल्टा है लेकिन ये है सही यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो अग्नि सेतु है ये विष्णु चंद्र शर्मा की रचना 1976 में, ये आपके लिए एडिशनल डाली है मैंने। और सूक्ष्वी संकीर्तन आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की इंपॉर्टेंट रचना है ये सूक्ष्वी संकीर्तन, भारतेंदु की नहीं है। तो तेज बहादुर चौधरी और भारतेंदु ये दोनों गलत हैं, बाकी ये तीनों सही हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 17वां, भारतेंदु युग के रचनाकारों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए स्टूडेंट, काल से, प्रकाशन वर्ष से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसको स्किप नहीं करना आपको, ये समझ के जाने हैं आपको। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में है, बालकृष्ण भट्ट 1844 में है, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में है, और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन 1855 में है, और लाला श्रीनिवास दास ये आपके 1850 में है। तो सबसे पहले हम बालकृष्ण भट्ट को रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा बी में है और डी में है ये वाला। और फिर उसके बाद है भारतेंदु 1850 हैं, और फिर आपके ई में कौन है, लाला श्रीनिवास दास 1850 हैं, फिर आपके डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 हैं, और फिर आपके सी प्रताप नारायण मिश्र 1856 है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया? वर्तमान काल मिश्र बंधु ने दिया था, गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। तो ये जो सामयिक काल है ये किसी ने नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 19, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा पूछा है स्टूडेंट, 1800, 1843, 1850 या 1857। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपका 1843 है, तो 1843 यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 20, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है? जैसे द्विवेदी युग की थी ऐसे ही भारतेंदु युग की है। रहस्यवाद द्विवेदी का है, छायावाद युग की है, प्रगतिवाद युग की है, राष्ट्रीय चेतना एवं नवजागरण, क्योंकि हमें पता है भारतेंदु युग को राष्ट्रीय चेतना या नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। ऐसे ही 2020 का सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपके जो फोर्थ ऑप्शंस हैं उनको हम क्लैरिटी के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्यूरी डाल के हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने अभी तक आई होप सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको MCQs PYQs लगाने हैं, तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग MCQs PYQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।